हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल सेट 5 का सेक्शन ए और बी का सॉल्यूशन। इससे पहले बच्चों मॉडल सेट 1, 2, 3, 4 का वीडियो बना के हम जो है अपलोड कर दिए हैं, और अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में मॉडल सेट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है बच्चों। यह है फाइंड 4x³ माइनस बी dx, यही क्वेश्चन है ना। तो आप जानते हो कि इसका इंटीग्रेशन जो है हम लोग करेंगे, 4 कांस्टेंट है, बाहर करेंगे x³ dx माइनस बी और dx। तो ये मेरा 4 हो गया। x टू द पावर n का फॉर्मूला लगता है, तो x टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस बी एक्स प्लस सी। dx का इंटीग्रेशन x होता है। ये हो गया 4 अपॉन x टू द पावर 4 बाय 4 माइनस बी एक्स प्लस सी। 4 4 कैंसिल, तो ये जो मेरा होता है x पावर 4 बी एक्स प्लस सी, यही आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखिए क्या कहता है। 2 है, छोटा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। वो कहता है कि कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। ये दिया है 2x² d2y बाय dx² माइनस 3 dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कहता है इसका ऑर्डर और डिग्री निकालना है बच्चों। ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि ऑर्डर का जो डिफरेंशियल है, जो हम लोग पढ़ के आए हैं, ऑर्डर है क्या। तो कहता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव किया रहता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें डबल डेरिवेटिव है, इसमें सिंगल डेरिवेटिव है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम डेरिवेटिव कौन सा है? सबसे ज़्यादा टाइम डबल डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। अब डिग्री जो है, डिग्री क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव किया हुआ रहता है उस पर जो पावर होता है वही उसका डिग्री कहलाता है। तो देखिए इस पे पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो डिग्री 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 3 देखो क्या कहता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर, है ना, ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड 2 एंड √3 रिस्पेक्टिवली, गिवन ए डॉट बी इक्वल टू √3। कहता है सदिश ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करना, जबकि उसके परिमाण जो है क्रमशः 2 √3 है। दिया गया है ए डॉट बी इक्वल टू √3, गिवन ए डॉट बी इक्वल टू √3, और ए का मैग्नीट्यूड है आपका 2 और बी का मैग्नीट्यूड है √3। अगर लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। तो cos थीटा इक्वल टू मेरा हो जाता है, देखिए आपका है √3 ए डॉट बी, और इसका मॉड ये हो गया √3 है ना, बी का हो गया √3 और ए का हो गया मैग्नीट्यूड ए का 2। तो ये √3 कैंसिल, तो ये मेरा हो जाता है cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये हो गया cos थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री π/3, देयरफॉर थीटा इक्वल टू हो जाता है π/3। तो देख लिए बच्चों 1 2 3 हो गया। सेक्शन ए का ये जो है प्रॉब्लम है ना, सेक्शन ए का। तो ये समझ गए, बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। अब बोर्ड पे प्लेस नहीं है बच्चों, तो इसको रब कर लेते हैं। रब करने से पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, देखिए 4 क्या कहता है कि फाइंड
द सम ऑफ द वेक्टर ए बी सी, सदिश ए बी सी का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए गिवन वेक्टर्स, दिया गया जो वेक्टर्स है ना, वो क्या है, वेक्टर ए दिया हुआ है i माइनस टू जे प्लस के, आई कैप माइनस टू जे कैप और प्लस के कैप। बी वेक्टर जो है वो दिया हुआ है माइनस टू आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप एंड थर्ड वेक्टर जो है वो दिया हुआ है सी आई कैप माइनस सिक्स जे कैप और माइनस सेवन के कैप। ठीक है, यही क्वेश्चन है बच्चों। अब आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, सिंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो इसको जब ऐड करोगे तो लिखोगे आई माइनस टू जे प्लस के, है ना, प्लस ये मेरा वेक्टर हो जाएगा माइनस टू आई प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप प्लस आई कैप सिक्स जे कैप माइनस सेवन के कैप। ये तीनों का प्लस का साइन दे दिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका कोएफिशिएंट है वन, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट है माइनस टू और इसका कोएफिशिएंट है वन, और ये हो गया आई कैप कॉमन, प्लस इसका जे का कोएफिशिएंट है माइनस टू, यहाँ पे है फोर और ये है माइनस सिक्स, ये हो गया जे कैप। ठीक है, प्लस के का कोएफिशिएंट है वन, के का कोएफिशिएंट है इधर फाइव और इधर हो गया माइनस सेवन और इधर हो गया के। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो वन प्लस वन टू माइनस टू जीरो, जीरो इंटू आई कैप, इधर क्या हो जाता है सिक्स, तो माइनस टू जे कैप, है ना, माइनस टू जे कैप हो जाएगा ये ना आपका, माइनस सिक्स माइनस एट माइनस फोर जे कैप हो जाएगा, सिक्स टू एट माइनस फोर जे कैप, और ये मेरा हो जाता है देखो सिक्स तो माइनस के कैप, फाइव वन सिक्स और इधर से गया तो माइनस के कैप, यानी ये मेरा हो गया माइनस फोर जे कैप माइनस के कैप। ये मेरा फोर का आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फाइव। फाइव कहता है, तो इसको रब कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, फाइव कहता है बच्चों कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, है ना, गिवन वेक्टर है, गिवन वेक्टर है, गिवन वेक्टर टू आई प्लस टू जे माइनस के, ये गिवन वेक्टर दिया हुआ। ठीक है, तो कहता है कि इसका डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है। ठीक है, क्या निकालना है, दिक कोसाइन ज्ञात करें, है ना, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, टू आई प्लस टू जे माइनस के। ठीक है, लेट ए इक्वल टू कोई वेक्टर सपोज कर लिए हम लोग, लेट टू जे माइनस के। ठीक है, और इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए। तो मैग्नीट्यूड जो मेरा है बच्चों क्या होता है, टू का होल स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये मेरा हो जाएगा फोर प्लस वन, यानी ये हो गया नाइन, और स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे थ्री, निकल गया। ठीक है, अब देखिए जो ये दिया हुआ है, तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए आर, है ना, ए का डायरेक्शन रेशियो जो ए, इसको सपोज कर लिए इसी वेक्टर गिवन वेक्टर का, तो ये हो गया टू टू और माइनस वन। ठीक है, और अगर हम डायरेक्शन कोसाइन से निकालें, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए आर, तो ये मेरा होता है डायरेक्शन कोसाइन को एल एम से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, तो एल इक्वल टू होता है डायरेक्शन रेशियो अपॉन ये इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू अपॉन, और एन इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस वन अपॉन,
और इसका जो मैग्नीट्यूड कितना निकाले हैं 3, 2/3 एल का वैल्यू एम का हो गया 2/3 और एन इक्वल टू हो गया -1/3। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस आर 2/3 अपॉन -1/3 ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 देखते हैं बच्चों, है ना। 6 क्या कहता है, चलिए इसको रब करते हैं। 6 है बच्चों कि कहता है कि ए लाइन ओपी थ्रो ओरिजिन is inclined at 60 degree and 45 degree to OX and OY respectively. Find the angle at which it's inclined to OZ. ठीक है, तो ये देखिए आपका 6 नंबर है, तो इसको समझते हैं बच्चों। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये मेरा z एक्सिस है, और ये कोई लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। सपोज OP कोई लाइन है ना। ये कहता है कि आपका OP OX और OYZ के साथ 60 डिग्री कौन बनाते हैं, यानी ये जो मेरा एंगल है ये 60 डिग्री है और ये एंगल है आपका 45 डिग्री। तो कहता है कि व्हाट इज एंगल विथ रिस्पेक्ट टू OZ, है ना। ये OZ के आपका अलोंग इसका एंगल क्या है। तो सपोज इस एंगल को मान लिए A, है ना। ठीक है, तो देखिए सिंस OP दिया हुआ, ठीक है, वो तो इसमें सब चीज, सिंस OP मैक्स एंगल 60 डिग्री विथ OX, यानी ये x एक्सिस के रिस्पेक्ट अलोंग, ठीक है, एंड OP मैक्स एंगल 45 डिग्री विथ OY y एक्सिस, ठीक है, ये हो गया। लेट OP मैक्स एंगल A, है ना, विथ ए ले लेते हैं विथ OZ, दैट इज Z एक्सिस, ठीक है। ये OP लाइन जो है इसके साथ, तो डायरेक्शन जब ये OP लाइन एंगल x एक्सिस y एक्सिस OZ मीन्स Z एक्सिस हो गया, OX मीन्स x एक्सिस हो गया और OY मीन्स y एक्सिस हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जब कोई लाइन इस x एक्सिस y एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका कोसाइन होता है डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सिंस L इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, है ना, डायरेक्शन कोसाइंस को LM से डिनोट किया जाता है, LMN से, M इक्वल टू कॉस 45 डिग्री और N इक्वल टू जो है वो लिख रहे हैं हम लोग कॉस A, ठीक है। तो L इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये 60 डिग्री मीन्स हाफ, 45 डिग्री मीन्स 1/√2 और N इक्वल टू तो है ही कॉस अल्फा। तो जब ये डायरेक्शन कोसाइन से LMN होता है तो हम लोग जानते हैं कि सिंस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें जब इसको वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, L का वैल्यू हाफ 1/2 का होल स्क्वायर, M का वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस N का वैल्यू हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा ले लेते हैं बेटर होगा, है ना, अल्फा, जब अल्फा लिखा अल्फा, ठीक है। तो अल्फा जो है अल्फा एंगल निकालना है, दैट इज 1, ठीक है। ए भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना। तो ये मेरा हो जाता है 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो ये होगा 4, 1 प्लस 2, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। फिर मेरा हो जाता है ये 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों।
तो देखिए अब ये मेरा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस 3/4, तो मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 3/4, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1/4, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू, या कॉस अल्फ़ा इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग +-1/2। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये मेरा कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 हो गया और कॉस अल्फ़ा इक्वल टू -1/2, तो ये मेरा हो जाता है कॉस अल्फ़ा, है ना। तो यहाँ पर अल्फ़ा जो है क्या होता है बच्चों, देखिए कॉस π/3 हो जाएगा और -½ के लिए कॉस अल्फ़ा इक्वल टू होता है कॉस 2π/3 60 डिग्री। ठीक है, तो अल्फ़ा इक्वल टू जो वैल्यू निकला, एक निकला π/3। ठीक है, प्लेस नहीं बच्चों, चलिए इसको उधर लिख देते हैं, है ना। तो देखिए ये मेरा हो जाता है अल्फ़ा इक्वल टू, यहाँ से, है ना, यहाँ से हम लोग यहाँ ले लेते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू एक हो जाता है π/3 यानी 60 डिग्री और दूसरा हो जाता है 120 डिग्री। ये दोनों वैल्यू हो सकता है, ये जो जेड एक्सिस के अलोंग हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं हम लोग। इसको रब कर लेते हैं बच्चों, नोट कर लीजिए, बहुत ईजी था ये। इस चीज़ को हम लोग बेसिक कंसेप्ट में सीखे हैं कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा हो गया, वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण बनाता है तो इसका डायरेक्शन कोसाइन कॉस बीटा हो गया, इसके साथ गामा तो कॉस गामा। तो यहाँ पर 60 डिग्री, अल्फा का प्लस 60, ये बीटा का प्लस 45 डिग्री और इसी को हम लोग अल्फा मान लिए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अल्फा दे देते हैं। ठीक है, चूँकि अल्फा पे लेके चले थे, चलिए इसको रब कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन 7 कहता है कि कोई प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो ये प्रोबेबिलिटी गिवन प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है ना, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू दिया है 0.5, है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.32, है ना। तो कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, यही फाइंड करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये प्रॉब्लम है, तो ये मेरा होता है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये वैल्यू है मेरा 0.32 अपॉन 0.5। तो इसका अगर पॉइंट चेंज करते हैं बच्चों तो ये मेरा हो जाता है 32/50, है ना। तो ये मेरा अगर कैंसिल करते हैं 2 से तो ये 16/25, ये मेरा आंसर हो गया 7। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम लोग जो है सेक्शन ए का सारा प्रॉब्लम विथ एक्सप्लेन सॉल्व किए। बच्चों अगर समझ में आपको आया हो तो क्या वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर देखते हैं सेक्शन बी के स्टार्ट करते हैं। 8 कहता है कि एवल्यूट, ये भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। गिवन इंटीग्रेशन दिया हुआ है tan इनवर्स x e⁻tan इनवर्स x 1 + x² dx। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व होगा। ठीक है, 1 + x², तो हम लोग पुट कर देते हैं, पुट tan इनवर्स x = t, और x के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करते हैं tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 + x², इधर हो जाएगा dt/dx। ठीक है, तो ये मेरा हो जाता है आपका dx 1 + x² dx = dt। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं e⁻t और dx/1 + x² को हम लोग माने dt, और आप जानते हैं कि e⁻t का इंटीग्रेशन
ई रेज टू द पावर टी होता है प्लस सी, और ये मेरा हो जाता है ई टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। यही मेरा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9। इसको रब कर लेते हैं बच्चों। 9 क्या कहता है, 9 कहता है कि ये भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब 2x सेक 2x dx। ठीक है, ये हम लोग इसी को सॉल्व करना है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का है। तो हम इसको क्या करते हैं बच्चों, इसको लिखते हैं 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x सेक 2x dx। ठीक है, और आप जानते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। तो देखिए ये मेरा हो जाता है सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, और ये जो मेरा है 10 2x सेक 2x dx। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं इसको। सेक 2x इक्वल टू टी, और इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं बच्चों, है ना। तो सेक x का डेरिवेटिव होता है सेक x इंटू 10x, और बाय इसमें क्या करते हैं, बैलेंस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये मेरा हो जाएगा 2x का 2 और dt अपॉन dx। लेकिन इधर देख रहे हैं 10x 10 2x 10 सेक 2x और dx है ना। तो हमको यहाँ पर भी dx लिखना पड़ेगा। तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग सेक 2x 10 2x dx इक्वल टू हाफ ऑफ dt। ठीक है बच्चों, देखिए ये मेरा आ गया हाफ ऑफ dt, यानी इस पूरे का वैल्यू जो है ये हाफ dt लिखेंगे। इधर तो t लिखे ही, तो ये मेरा इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर माइनस 1, और ये हो गया dt, हाफ dt हो गया। ठीक है, तो ये मेरा हाफ को किए बाहर, और ये हो गया टी स्क्वायर dt और माइनस dt, इसमें भी हाफ आ जाएगा हाफ dt। तो ये हो गया 1/2, और ये हो जाता है 2 + 1/2 + 1 हाफ इसका t प्लस सी। ये हो गया 1/2, ये हो गया 10³/3 माइनस 1/2 t प्लस सी, और ये हो गया 1/6। ये किसको माने, सेक को माने, तो ये मेरा हो गया सेक क्यूब 2x माइनस हाफ सेक 2x प्लस सी। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो 1/6 सेक क्यूब 2x माइनस 1/2 सेक 2x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10। 10 क्या कहता है बच्चों, चलिए सेक्शन बीज बच्चों 3 मार्क्स का इस क्वेश्चन है। इसमें 7 क्वेश्चन है, और इसमें से आपको 5 का जवाब देना है। ठीक है, तो 10 कहता है कि ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। 0 लोअर लिमिट 0 है, और इधर अपर लिमिट π/2 है। ठीक है, और ये देता है साइन x माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस साइन x कॉस x dx। ठीक है बच्चों, इसको प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन से हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो दिया है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। और हम जानते हैं सिंस 0 to a लोअर लिमिट 0 हो, अपर लिमिट कोई भी नंबर हो, और f(x) dx, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0, ये लिमिट सेम रहता है, और ये होता है f(a - x) dx, है ना। तो जब इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे लगाते हैं तो ये होता है i 0 to π/2, और ये होता है साइन π/2 माइनस x माइनस कॉस π/2 माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस x कॉस
π/2 माइनस एक्स और ये मेरा dx, ये इंटीग्रेशन हो गया, ये हो गया 0 से π/2। आप जानते हैं बच्चों कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। चलिए लिख दिए हम कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर एक्स है तो लिखेंगे साइन एक्स। ये हो गया 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, इधर से हो गया dx। अब ये लिख सकते हैं I 0 to π/2 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx, और इसको माने इक्वेशन 2, है ना। तो देखिए 1 और 2 को फ्रॉम एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं तो इधर होता है i प्लस आई, ठीक है, इक्वल टू, देखिए इसमें 0 to π/2 लिमिट, इसमें भी 0 to π/2, इसको कॉमन ले लेते हैं तो 0 to π/2, है ना। अब देखिए इसको ऐड कीजिएगा तो लिखेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, प्लस का साइन, ये वाला मेरा लिखाता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और ये मेरा dx भी, इसमें भी dx था, इसमें भी dx था, ठीक है बच्चों। देखिए ये मेरा हो जाता है 2i इक्वल टू लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2, और इसका जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाता है 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, है ना। और ये एलसीएम लेने के बाद लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये मेरा dx। तो बच्चों देखिए ये कॉस नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, साइन पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, यानी ऊपर टर्म 0 हो गया तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू 0/2 यानी 0, इसका आंसर हो गया 0। नेक्स्ट प्रॉब्लम 11 देखते हैं क्या कहता है। 11 भी बच्चों डिफरेंट इंटीग्रेशन से है ना। तो इसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन से इजी वे में सॉल्व किए। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ये फॉर्मूला लगाए तो a माइनस एक्स, तो जहाँ जहाँ a था उसके प्लेस पे π/2 है, तो यहाँ π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, π/2 मीन्स 90 डिग्री। तो आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, और दोनों को ऐड करने के बाद जो आया 0, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया 0, ठीक है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन भी डिफरेंट इंटीग्रेशन का है। इलेवन कहता है इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3 और x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये गिवन इंटीग्रेशन है जिसको हम लोग का क्या कहता है कि एवैल्यूट, मान ज्ञात कीजिए, इसका मान वैल्यू निकालना है इस इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, डिफरेंट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिए पूरे का पूरा, ठीक है, और जब इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिएगा तो 1 का 0, इसका हो गया 2x, इधर हो गया dt अपॉन dx, तो ये मेरा हो जाता है 2x, और लिखेंगे dt अपॉन dx। आपके पास x dx न्यूमरेटर है तो लिखेंगे x dx, ये हो गया हाफ dt, ठीक है। अब देखिए जब आप लिख लिए तो आपको ये लिमिट भी चेंज करना होगा, क्योंकि सभी टर्म t में आ जाएगा, तो कह सकते हैं व्हेन x इक्वल टू 2 देन t इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब 2 डालोगे x के प्लेस पे 2 2 जा 4, 4 और 1 5, तो ये हो गया 5। व्हेन x इक्वल टू 3 देन, ठीक है, t इक्वल टू क्या होगा, t में देखिए जब 3 डालोगे 3 3 जा 9 और 1 10, तो ये हो गया 10, ठीक है, आप निकाल लिए। उसके बाद आप देखो कि i इक्वल टू लोअर लिमिट 2 के प्लेस पे आया 5 और अपर लिमिट हो गया 10, और x dx के बदले क्या लिखेंगे, हाफ dt, लिख दिए हाफ dt, और इस पूरे को 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माने, t माने, तो हाफ कांस्टेंट है बाहर के
5 to 10 और इधर हो गया dt/t, तो ये हो गया हाफ log t प्लस c। एक बार अपर लिमिट हाफ log 10 माइनस log 5, ठीक है, यहाँ छूट गया बच्चों 5 to 10, ठीक है, 5 to 10 ले लिए हम लोग, ठीक है। ये डाले तो ये हो गया हाफ log 10, ठीक है, माइनस log 5, ठीक है, प्लस c। लिख सकते हैं हाफ log 10/5, 5 to 10 यानी 1/2 log 2 प्लस c। ये मेरा आंसर हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 हम लोग देखते हैं, ठीक है। 12 में क्या कहता है कि फाइंड द वेक्टर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, द पोजीशन वेक्टर ऑफ हुज वर्टिसेस आर, दिया हुआ है ये, उस त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों की स्थिति दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या स्थिति सदिश है। देखिए 12 नंबर, गिवन वर्टिसेस आर, है ना, गिवन वर्टिसेस आर भी देता है, क्या क्या है इसका पोजीशन वेक्टर i प्लस जे प्लस के 2k, दूसरा है मेरा 2i प्लस 2j माइनस 3k कैप, एंड थर्ड है 3i माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये ट्रायंगल है आपका i प्लस जे प्लस 2k, 2i प्लस 2j माइनस 3k और 3i माइनस जे माइनस k। ये कहता है कि उस त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सपोज ये मेरा कोई वेक्टर ट्रायंगल है बच्चों ए बी सी, है ना। ए का पोजीशन वेक्टर है i प्लस जे प्लस 2k, ठीक है। बी का पोजीशन वेक्टर है 2i प्लस 2j माइनस 3k और सी का पोजीशन वेक्टर है 3i माइनस जे माइनस k, ठीक है। सिंस पोजीशन वेक्टर ऑफ शॉर्ट में लिखते हैं ए इक्वल टू, हम लोग ले लेते हैं पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से हमेशा होता है, तो ये मेरा हो गया i प्लस जे प्लस 2k कैप, पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस बी दैट इज ओ बी, हमेशा ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो होता है पोजीशन वेक्टर, तो ओ बी इसको ले लेते हैं। तो ये मेरा हो जाता है 2i प्लस 2j माइनस 3k और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी हो जाता है ओ सी, ये मेरा हो जाता है 3i माइनस जे माइनस के, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए हमको निकालना है ए बी, निकाल लीजिए ए बी साइड निकालते हैं, ठीक है। ए बी वेक्टर निकालते हैं तो ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ओ बी कितना है, ओ बी आपका है 2i प्लस 2j माइनस 3k, ठीक है, और माइनस साइन दिए और ये मेरा हो जाता है ओ बी है, ओ बी तो लिख लिया 2i 2j माइनस 3k, ये हो गया i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ये हो गया 2i प्लस 2j माइनस 3k माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। तो ये देखिए i कैप हो गया 2j माइनस j, ये मेरा हो जाता है कितना j, और इधर हो जाता है कितना 3k और 2k 5k, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 5k। अब देखिए BC निकाल लेते हैं, BC तो OC माइनस OB हो गया। OC कितना है बच्चों आपका 3i माइनस जे माइनस k माइनस OB, तो OB है मेरा, OB कितना है बच्चों आपका
2i, वो भी है 2i, ठीक है, प्लस 2j माइनस 3k, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 3i माइनस j कैप माइनस k कैप, इधर माइनस 2i है ना, माइनस 2j और प्लस 3k, तो ये मेरा हो जाता है i हो जाता है j, और ये हो गया माइनस 3j, और इधर हो गया k, तो प्लस 2k। देखिए यहाँ पर 3i से i को सब्ट्रैक्ट किए j से, माइनस 2j तो माइनस 3j हो जाएगा, और माइनस k है, अब प्लस 3k तो 2k हो गया, ये हो गया। अब इस दोनों का निकाल लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट, चूँकि क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये मेरा हो जाता है i j k। ए बी का वेक्टर कितना है बच्चों, देखिए i तो 1, इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका -5, इसका कोएफिशिएंट कितना है देखिए तो 1 -3 2। सॉल्व करोगे इसको बाय डिटर्मिनेंट मेथड तो आई कैप ले लिए, और इस कॉलम रो को 1 तो 1 2 जा 2 -3 15, तो ये हो गया -15, माइनस जे लिए, और रो कॉलम बंद किए तो ये हो गया 2 1 जा 2 और प्लस, तो 2 1 जा 2 और प्लस 5, फिर के ले लेते हैं बच्चों, तो ये कैंसिल तो -3, इधर से -1, तो ये मेरा हो जाता है -13i कैप और -7j कैप, और इधर लिखेंगे -4k कैप, ठीक है। ये बच्चों ए बी क्रॉस बी सी निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको रब कर लेते हैं बच्चों, ए बी क्रॉस बी सी निकल गया। अब ये सब तो देखिए, अब इस ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो मैग्नीट्यूड देखिए क्या निकालते हैं बच्चों, इसका कोएफिशिएंट है -13 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 169, ये हो गया 49, और ये हो गया 16, तो ये मेरा कितना हो जाता है, अच्छा 15 9 18 24 24 2 4 5 7 13 234, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा बच्चों, अगर हम निकालते हैं तो 234 है ना, डालते हैं तो ये मेरा होता है 117, ठीक है। 3 से डालते हैं तो ये मेरा हो जाता है 3 है ना, 3 3 जा 9 और 9 27, फिर इसको 3 से डालते हैं तो ये कितना हो जाता है देखिए 13, तो ये देखिए मेरा 3 का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं आपको 2 × 9, 3 3 जा 9 और इंटू 13, तो ये 9 का हो गया 3 और इधर हो गया 26, ये निकाल लिए। अब निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ए बी क्रॉस बी सी, और इसका वैल्यू निकला हुआ 1/2 हो गया, इधर 3√26, यानी कि 3√26/2, ये मेरा आंसर हो गया बच्चों, ठीक है 12 का। चलिए आप नोट करते जाइए है ना। चलिए 12 के बाद 13 देखते हैं, 13 क्या कहता है, इसको रब कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो देख लीजिए है ना, ए बी का पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए, बी सी का निकाल लीजिए, और उसके बाद दोनों का क्रॉस निकाल के इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, और ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ ए बी बी सी, है ना। तो चलिए रब करते हैं इसको। 13 क्या है बच्चों कि गिवन लाइंस है ना, दो कार्टेशियन लाइन दिया हुआ है, ठीक है, x - 1 अपॉन -3 इक्वल टू y - 2 अपॉन 2 लेमडा इक्वल टू z - 3 अपॉन 2, एंड दूसरा लाइन दिया हुआ है x - 3
अपॉन 3 लेमडा इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 1 और है z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। ठीक है बच्चों, और कहता है कि आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। ठीक है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, ठीक है, 1 का डायरेक्शन रेशियो मेरा होता है -3, 2 लेमडा और 2। उसी तरह है ना, डायरेक्शन रेशियो, शॉर्ट में लिखते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन टू आर, इसका हो जाता है 3 लेमडा, ठीक है, 1 और -5। तो आप जानते हैं कि जब कोई कार्टेशियन लाइन का जो, अगर द कार्टेशियन लाइन परपेंडिकुलर हो एक दूसरे पे, है ना, परपेंडिकुलर ईच अदर, तो लिख सकते हैं सिंस 1 and 2 आर परपेंडिकुलर ईच अदर। क्वेश्चन यही है कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है, इसका डायरेक्शन रेशियो का मल्टीपुल का सम 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इसका पहला का निकला क्या बच्चों, -3, है ना, और इधर का हो जाता है 3 लेमडा प्लस ये हो गया 2 लेमडा इंटू 1 प्लस, ठीक है, आपका 2 है, इसका है -5 इक्वल टू 0। तो ये मेरा हो जाता है 3 3 जा 9 लेमडा प्लस 2 लेमडा और इधर -10 इक्वल टू 0। तो ये मेरा आता है -7 लेमडा इक्वल टू 10, देयरफॉर लेमडा इक्वल टू 10 -7। ये मेरा हो गया लेमडा का वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं बच्चों। ठीक है, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन। चलिए ये भी निकल गया। ठीक है, तो रब करते हैं इसको। क्वेश्चन कहता है बच्चों, 14 कहता है गिवन प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। ठीक है, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये दिया गया है 0.4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 0.8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये देता है मेरा 0.6। तो इसमें 3 क्वेश्चन है कि पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए क्या करना होता है, एक नंबर, है ना, एक नंबर, सिंस पी बी बाय ए दिया हुआ है तो बी अपॉन ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ठीक है, तो ये मेरा देखिए पी बी बाय ए है 0.6 और इधर हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू है 0.4। तो जब पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं 0.6 इंटू 0.4, ये मेरा हो जाएगा 0.24। ठीक है, सेकेंड वाला हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.4 प्लस 0.8 माइनस ये निकला है 0.24। तो ये देखिए बच्चों कितना होता है आपका 4 और 2 12, तो 1.2 है ना, 0 हो गया माइनस 0.24। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये हो गया 0.96। ठीक है, ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, थर्ड जो है वो आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए बाय बी। तो आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी।
तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना निकला है आपका, पी इंटरसेक्शन बी 1 में निकला है आपका 0.24, पी बी कितना है बच्चों 0.8, तो ये मेरा अगर डालते हैं तो ये 24/80 हो जाता है, ठीक है। और ये डालेंगे तो ये 3 और ये 10, 3/10 यानी 0.3, ये प्रोबेबिलिटी थर्ड का आंसर हो गया 0.3, 2 का आंसर हो गया 0.24 और इसका आंसर हो गया 0.3। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों सभी, है ना। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर करना है जो कि आपके साथ एग्ज़ाम में बैठेंगे, ठीक है। और अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में सेक्शन सी के साथ। थैंक यू।